नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। आप पहले ही कक्षाओं में भी आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते आए हो, उसके बारे में जानते हो कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और मृदा द्वारा मूलों द्वारा अवशोषित जो जल उनको प्राप्त होता है, उन सब के मिश्रण से पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं शर्करा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का संग्रह होता है। जैसे आप सबको पता है कि पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। भोजन का मतलब क्या है? एक प्रकार से वो ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, इकट्ठे तो कर रहे हैं। हम लोग भोजन लेते हैं तभी तो हमें किसी प्रकार की कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भोजन लेने के उपरांत वो भोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। तो इस अभिक्रिया में पौधे ऊर्जा संग्रहण करते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। और यही ऊर्जा जो पौधों ने क्या किए, ग्रहण की है। ये सब पूरी जो जीव जगत होता है, उस जीव जगत के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है प्रत्यक्ष रूप से, वैसे तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? सूर्य हो गया। लेकिन सूर्य से जो डायरेक्ट हमें ऊर्जा है, वो हम डायरेक्ट ऊर्जा है वो हम थोड़ी ले रहे हैं। प्लांट्स उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और पौधों को फिर जीव जंतु जो खाते हैं उनसे फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा संग्रहण करते हैं। यह ऊर्जा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीवों में ऊर्जा का स्रोत होती है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष रूप से तो इस ऊर्जा को कौन ग्रहण कर रहा है? प्लांट्स ग्रहण कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ये ऊर्जा किसको मिल रही है? जो जीव इन प्लांट्स पर क्या है? निर्भर है। जो जीव इन पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं, वो क्या हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है, घास है, उसको कोई जानवर, तो घास है, पेड़ है, वो तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसमें कन्वर्ट करेगा? भोजन के रूप में कन्वर्ट करेगा। लेकिन बाकी जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थोड़ी कर सकते हैं। बाकी जीवों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें होगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हरित लवक नहीं है। तो पादप में एक क्षमता है कि वो इससे जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक रूप से किसमें बदल देता है? अपने भोजन के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेता है। भोजन का मतलब वापस वही आ जाता है कि ऊर्जा बना रहा है। अब इस ऊर्जा का जो उपयोग है, उन पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं, जो भी जीव उन पौधों को खाएगा, उस घास को खाएगा, तो वो उस ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, वो उस जीव के अंदर हो जाएगा। तो उस जीव को भी देखो वो ऊर्जा मिल रही है, लेकिन सीधी नहीं मिल रही है। किस रूप में मिल रही है? अप्रत्यक्ष रूप में मिलती है। अब आगे देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये क्या होती है? ये एक ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है।
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, यानी दोनों साथ साथ होता है इसके अंदर, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण की क्रिया भी हो रही है और अपचयन किसमें? प्रकाश संश्लेषण में, यानी दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब यह हमें ध्यान रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वैसे तो अलग अलग होते हैं, ऑक्सीकरण अलग होती है, अपचयन अलग होता है, लेकिन इसमें दोनों की साथ साथ हो रहा है। कुछ तत्वों का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी समय कुछ तत्वों का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो हमें ध्यान रखना है, जो जल है H2O है ना, जल का तो इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीकरण तो हो रहा है जल का और अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखें किसकी? प्रकाश संश्लेषण की, तो जो हमने देखा है ऊपर उस हिसाब से परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का शर्करा, यानी आप इसको ग्लूकोज भी कह सकते हो, ग्लूकोज के रूप में रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब सभी को पता है कि पौधे क्या करते हैं? दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो एक तो उनको क्या मिल गया? प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है। तो प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा और वातावरण से पौधे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। ये कच्चे माल होते हैं। जिस प्रकार कोई सामान बनता है तो सीधा सामान थोड़ी बनता है, उसके लिए पहले कोई ना कोई कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम सूती वस्त्र बना रहे हैं तो उसके लिए पहले क्या चाहिए होता है? कपास चाहिए होता है। कपास क्या हो गया? रॉ मटेरियल है, उस कपड़े के लिए कच्चा माल है। उसी प्रकार ये भी क्या है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कच्चा माल है। उससे फिर क्या बनेगी? शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो हरे पौधे, हरे प्लांट से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, उनको रासायनिक रूप से ग्लूकोज या शर्करा में जब परिवर्तित कर देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें इसमें पता चल रहा है एक तो जल की आवश्यकता हो रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता हो रही है और एक प्रकाश की। अच्छा, ये काम कर कौन रहा है? ये कर रहा है आपके पर्णहरित। पर्णहरित होता है जिसके कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे पर्णहरित के बारे में। तो पर्णहरित के कारण जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? शर्करा के रूप में। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। देखो कैसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 12 अणु किसके हो गए? जल के। ठीक है, अभी हमने बात की है कच्चे माल है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और ये पर्णहरित। तो यहां पर क्या बन जाएगा? C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6
H2O प्लस 6O2। तो ये क्या हो गई C6H12O6, ये हो गई शर्करा, या आप उसको क्या कर सकते हो ग्लूकोज। और ये क्या होता है, इसका पौधों का भोजन होता है ना। तो यहां पर देखो आप 6CO2 12H2O, प्रकाश की उपस्थिति, पर्णहरित, तो ये C6H12O6 प्लस 6H2 और 6O2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहां पर बात की थी कि जो जल होता है, ये जल है, इसका तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और ऑक्सीकरण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। तो यहां पर हमें भोजन के रूप में शर्करा या ग्लूकोज प्राप्त होती है, ठीक है। और उप उत्पाद के रूप में जैसे हमने बात की थी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, इसे आप उप उत्पाद भी कहते हैं, इसे उप उत्पाद भी कहते हैं। क्यों, बाई प्रोडक्ट। तो ये ये बनने के बाद में इस कार्बन डाइऑक्सीजन को क्या होता है, वातावरण में भेज दिया जाता है, जिसको हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहां पर क्या बचता है, लास्ट में ऑक्सीजन बचती है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की कुछ अभिक्रिया है। इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ के अंदर विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी, है ना, प्रोग्रेस नहीं किया था, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अनभिज्ञता थी, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था कि भाई ये पौधे हैं वो किस प्रकार भोजन बना रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है, ये पौधे हैं तो ये हरे क्यों होते हैं, तो इस बारे में लोगों को पता नहीं था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो शुरुआत है, या इसके अध्ययन की जो शुरुआत है प्रकाश संश्लेषण की, ये 18वीं शताब्दी में कब हुआ था, ये 18वीं शताब्दी में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। उससे पहले ज्यादा इसको लोगों को डिटेल में पता नहीं था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, लेकिन 18वीं शताब्दी में या उसके बाद इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया, लोगों ने इसके बारे में और भी जानकारियां प्राप्त की। देखिए अब आगे आता है आपका प्रकाश संश्लेषण का स्थल। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त, उनको ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को फिर वो जो अप्रत्यक्ष रूप से जीव उस ऊर्जा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हो रही है वो होती कहां पर है। तो ध्यान रखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्लांट्स में होती है, पौधों में होती है, वो कहां होती है, हरित लवक में होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। या आप कह सकते हो हरित लवक वह कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हरित लवक के अंदर ही जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। अच्छा, हरित लवक किसमें पाया जाता है, जो भी हरा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, हरा पादप है, उसके अंदर क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। हमने पहले भी बात की थी कि इस हरित लवक के कारण ही पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हरित लवक के कारण ही पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक। हरित लवक के कारण पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, और इस हरित लवक के कारण ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब यदि हम बात करें कि एक प्लांट की पत्ती होती है, पत्ती के अंदर पाया जाता है हरित लवक, है ना। तो एक पत्ती के अंदर 25 से लेकर 30 हरित लवक विद्यमान हो सकते हैं। एक पर्ण में 25 से 30 हरित लवक, कितने, 25 से 30 हरित लवक विद्यमान
हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई थोड़ी ऊपरी ऊपरी तरीके से कि भाई ये हरित लवक कहां पाया जा रहा है ना, इसके कारण हो क्या रहा है। अब यदि हम इसकी संरचना की बात करें, किसकी, हरित लवक की संरचना की बात करें, तो आप चित्र में आप देख सकते हो हरित लवक की, यहां पर मैंने हरित लवक का एक डायग्राम बनाया है। तो आप देखो कि जो हरित लवक है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, दो कलाओं से घिरा हुआ है। एक तो देखो ये वाली, ठीक है, और एक इसके अंदर वाली। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हरित लवक दो कलाओं से या मेम्ब्रेन से परिबद्ध होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक, जो बाहरी कला है उसको क्या कहते हैं, बाह्य कला, या उसको आप आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। बाहरी कला को बाह्य कला यानी आउटर मेम्ब्रेन, व भीतरी कला को इनर मेम्ब्रेन, वह भीतरी कला को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बाहरी कला को बाहरी कला को आउटर मेम्ब्रेन और भीतरी कला को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बाहरी बाह्य कला हो गई और ये हो गई आंतरिक कला। अब देखो इन दोनों कलाओं के बीच में आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये है ना पूरा का पूरा ये स्पेस है, ये आउटर और ये इनर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो खाली स्थान है उसे हम कहते हैं परिकला अवकाश। क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश। दोनों कलाओं के मध्य, दोनों कलाओं के मध्य के रिक्त स्थान को या खाली स्थान को क्या कहते हैं, पारकला अवकाश भी कह सकते हो आप, परिकला अवकाश भी, परिकला अवकाश या पारकला अवकाश कह सकते हो आप इसको, पारकला अवकाश कहते हैं। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये बाहरी कला होती है, उसके बाद में उसके नीचे एक भीतरी या आंतरिक कला होती है, दो कलाओं से परिबद्ध है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, परिकला अवकाश कहते हैं। अब आगे आ जाओ। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपको ऐसे ये एक संरचना दिखाई दे रही है, चपटे जो सिक्के होते हैं, सिक्कों के समान एक संरचना दिखाई देती है। इन सिक्कों को, सिक्के नुमा जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, थाइलेकोइड्स कहते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, चपटे जो सिक्के होते हैं उनके समान, इस संरचना को हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। और ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं, चपटे से सिक्के होते हैं, ये क्या होते हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। देखो ये एक के ऊपर एक है, ये इधर भी एक के ऊपर क्या है, ये एक व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये जब एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं तो जो संरचना बनती है उस संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। उस संरचना को हम ग्रेना कहते हैं। ये तो क्या है, थाइलेकोइड्स हैं। ये वाले जो सिक्के के समान जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये थाइलेकोइड्स हैं। लेकिन ये थाइलेकोइड्स होते क्या हैं, ये एक के ऊपर एक क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। इसको ढेरी होती है उस हिसाब से ये क्या होते हैं, जमे होते हैं। जब ये एक के ऊपर एक जम जाते हैं तो उस संरचना को क्या कहते हैं, मिक्स, पूरी संपूर्ण संरचना को ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम भी कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो ग्रेना है, एक इधर वाली, ये इधर वाली, ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, फ्रेटस नलिकाओं के द्वारा। जिस संरचना के द्वारा दो ग्रेना आपस में जुड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेटस नलिकाएं कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं,
इसके अंदर, इसके भीतर चपटे सिक्के नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक क्या होते हैं? जमे हुए होते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो थाइलेकोइड्स हैं वो एक के ऊपर एक क्या हैं? जमे हुए हैं, जमे होते हैं। जब ये जमे हुए होते हैं तो इस संरचना को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को ग्रेना कहते हैं। तो बाहर से दो कलाओं से ये परिबद्ध है, दोनों कलाओं के बीच में खाली स्थान वो क्या कहते हैं? परिकला अवकाश कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग में चपटे सिक्के नुमा संरचना होती है, जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जमे होते हैं, और जमने के बाद में ये क्या बना लेते हैं? ये ग्रेना बना लेते हैं। और दो ग्रेनाओं को आपस में जोड़ने की जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेटस नलिका कहते हैं। अब आगे देखिए, हम ग्रेना की बात कर रहे थे, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हरितलवक में भी दो प्रकार की, प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में, और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया जो जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आप कह सकते हो अंधेरे में जो अभिक्रिया होती है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? वो ग्रेना में संपन्न होती है। तो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दो अभिक्रिया हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और एक होती है आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो आपके इस भाग में ग्रेना में क्या होती है? संपन्न होती है। अब बात आती है स्ट्रोमा। जो आपका पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, अंदर का ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है हरितलवक के, वो क्या कहलाता है? वो स्ट्रोमा, या इसको आप हिंदी में पीठिका भी बोलते हैं। पीठिका है ना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रोमा। तो हरितलवक का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, या आप कह सकते हो पीठिका कहलाता है। अब इसमें देखो कि इस स्ट्रोमा में होता क्या है। इस स्ट्रोमा में एक तो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और स्टार्च कणिका होती है, स्टार्च कणिकाएं होती हैं। इसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें कहां हो रही है? राइबोसोम, लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च कणिकाएं, ये पाई जाती है आपके इस स्ट्रोमा वाले भाग में। जो मैट्रिक्स है हरितलवक का, उस भाग में आपके जो स्ट्रोमा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं। फिर हमने देखा है कि भाई ग्रेना में तो अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है वो हरितलवक के कौन से पार्ट में संपन्न होती है? वो होती है आपके स्ट्रोमा में। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया आपके स्ट्रोमा में संपन्न होती है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो ग्रेना में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब ये तो बात हो गई
अब ये जो थाइलेकोइड्स होता है, वापस इस थाइलेकोइड पे आता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका। क्यों थाइलेकोइड्स होता है, इसके अंदर इसके आंतरिक सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर छोटे छोटे क्या क्या कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स कहते हैं। तो थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। और ये क्वांटासोम ही क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। ये जैसे हर चीज की कोई इकाई होती है, जैसे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका, है ना। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। और क्वांटासोम्स में क्या होते हैं, क्वांटासोम्स में होते हैं क्लोरोफिल। क्वांटासोम इसलिए इकाई होती है, क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, इकाई होती है। और एक जो क्वांटासोम्स होता है, एक क्वांटासोम, उसमें 230 से लेकर 250 क्या होते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। एक क्वांटासोम में 230 से लेकर 250 पर्णहरित पाए जाते हैं, पर्णहरित पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हरितलवक है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का अवशोषित करते हैं। इसलिए इन वर्णकों को, जो कि इनका अवशोषण कर रहे हैं, इन वर्णकों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषीय वर्णक कहते हैं। तो ये तीन होते हैं प्रकाश संश्लेषीय वर्णक। एक तो सबसे कॉमन होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसे हम बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल। एक होते हैं कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स। और एक तीसरे प्रकार के होते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। ये तीन प्रकार के प्रकाश संश्लेषीय वर्णक पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। चूंकि ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसलिए इन तीनों वर्णकों को प्रकाश संश्लेषीय वर्णक कहते हैं। अब देखो, जो ये पर्णहरित होता है, ये तो क्या होता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और ये दो हैं, कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये क्या होते हैं, ये सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। ज्यादा काम इनका होता नहीं है, मेन जो काम है वो क्लोरोफिल का होता है, पर्णहरित का होता है। इसलिए ये जो वर्णक होगा, ये क्या होगा, मुख्य या प्रधान भी आप कह सकते हो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होगा। जबकि कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिन्स होते हैं वो सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब हम देखेंगे इनका एक एक का अलग अलग से देखेंगे। तो ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन हो गए, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उन वर्णकों को हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यदि हम देखें तो तीन होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिन्स। जो पर्णहरित होता है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिन्स वो होते हैं सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। अब हम इनका अलग अलग एक एक का देखेंगे। तो अब हम पहला लेते हैं पर्णहरित। देखो, यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पर्णहरित कैसा वर्णक है, पर्णहरित हरा रंग का, पर्णहरित हरे रंग का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और हमने पहले भी देखा है कि जो पर्णहरित है वो एक तो हरे रंग का है, और क्या है, जो कैरोटीनाइड्स हैं और जो फाइकोबिलिन से
उन दोनों से में क्या है, सबसे प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। अब यदि हम देखें तो प्रकाश, ये आपके जो हरित लवक होता है, सॉरी पर्णहरित होता है, पर्णहरित मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का होता है। कौन कौन से 7 प्रकार का, मैंने पहले ये आपको लिख दी है। वैसे ये एक बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, ये भी होते हैं, लेकिन हालांकि आपके इसमें है नहीं, लेकिन ये भी क्लोरोफिल का ही एक क्या होते हैं, ये प्रकार होते हैं। वैसे मुख्य रूप से 7 होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और ये बैक्टीरियोविरिडिन। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई और बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये 8 प्रकार के भी होते, 8 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी भी होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो क्लोरोफिल ए होता है वो सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक यानी सभी पादपों के अंदर पाया जाता है। जीवाणुओं को छोड़कर सभी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यदि हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो जीवाणुओं को छोड़कर सभी में पाया जाता है। सभी में कौन? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है वो सभी में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक कहते हैं, सभी में पाया जाने वाला। जो क्लोरोफिल बी होता है वो लाल और भूरे शैवालों को छोड़कर बाकी सब में पाया जाता है। एक तो लाल शैवाल में और ब्राउन एल्गी में, शैवाल के अंदर ये नहीं पाया जाता क्लोरोफिल बी, और बाकी सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी ये भूरे शैवाल में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल डी ये लाल शैवाल में। क्लोरोफिल ई जेंटोफाइसी वर्ग के शैवालों में, जो जितने भी जेंटोफाइसी वर्ग के शैवाल हैं, एल्गी हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। बैक्टीरियोफिल ए, बैक्टीरियोफिल बी ये गंधक जीवाणुओं में, किसके अंदर? गंधक जीवाणुओं में। और जो बैक्टीरियोविरिडिन है ये पाए जाते हैं आपके हरित जीवाणुओं में। इस प्रकार 7 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपके पर्णहरित पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जिसमें क्लोरोफिल ए है वो सभी में पाया जाता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये आपके हो गया पर्णहरित वाला कि भाई पर्णहरित हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और ये पर्णहरित जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हमने पढ़े हैं उनमें सबसे मुख्य या जो प्रधान जो वर्णक होता है वो पर्णहरित ही होता है। और ये पर्णहरित कितने प्रकार का होता है? ये 7 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और बैक्टीरियोफिल ए, बैक्टीरियोफिल बी और बैक्टीरियोविरिडिन, जिसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो सार्वत्रिक होता है, सभी के अंदर पाया जाता है। और अब कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन से वो हम कल देखेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए धन्यवाद।